आज हम प्रशासनिक गतिविधि का जो हमारा चैप्टर होता है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है प्रत्येक सरकार के लिए और प्रशासन के लिए भी वो है पॉलिसी। तो पॉलिसी क्या है, कौन बनाता है पॉलिसी, और पॉलिसी जो मेकिंग का काम है उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, इसकी ही चर्चा हम इस वीडियो में ऑडियो में करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लें, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी संगठन हो, चाहे वो निजी क्षेत्र का ही क्यों न हो या तो फिर सरकारी हो, वो कोई भी संगठन हो, और जब वो कोई सार्वजनिक कार्य प्रारंभ करता है, अब सरकारी संगठन होगा तो उसके सार्वजनिक कार्य तो जन कल्याण के ही कार्य होंगे, क्योंकि वर्तमान युग तो जनतंत्र का युग है और जनतांत्रिक सरकारों को वो हमेशा लोक कल्याणकारी कार्य करने ही होते हैं। तो उन कार्यों को करने से पहले उसे नीति का निर्माण करना जरूरी होता है। कुछ नियम, कुछ कानून बनाने होते हैं, और किसी भी संगठन का जो लक्ष्य होता है वो नीतियां बना करके ही उसको पाया जा सकता है या उसको उस लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो नीति होती है वो जो प्रशासन रूपी पहिया होता है उसको गति प्रदान करने का कार्य करती है। अब नीति अलग अलग प्रकार की जो सरकारें हैं, माने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उसमें वो अलग हो सकती हैं। कहीं बहुत जटिल किस्म भी उनकी हो सकती है, कहीं बहुत कठिन या सरल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये एक अलग बात है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो नीति है जो सरकार के लक्ष्य और उद्देश्य के प्रतिपूर्ति हेतु बनाई जाती है प्रत्येक प्रकार की सरकारों के द्वारा, उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो सामान्यतया तो ये पढ़ते रहे होंगे आप सभी की सरकार के मुख्य 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और व्यवस्थापिका जो है वह नीति बनाने का, कानून बनाने का, कार्यपालिका उस कानून का पालन करवाने का, और न्यायपालिका उसके अनुसार अगर कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उसे दंडित करने का कार्य करती है। एक बहुत मोटा ये बहुत ही प्राइमरी एजुकेशन में भी पढ़ा दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल विधायिका ही पॉलिसी मेकिंग करती है। विधानमंडल तो है ही है, लेजिस्लेचर, लेकिन उसके साथ साथ और भी कई चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे। जैसे कार्यकारिणी भी है, कुछ प्रशासनिक अभिकरण भी हैं, न्यायपालिका भी है, राजनीतिक दल भी हैं, दबाव समूह हैं, और हम नागरिक भी कहीं न कहीं इसमें उसको भी ध्यान में रखा जाता है, तो उनको भी उससे संबद्ध किया जा सकता है। अब सबसे पहले और किसी भी देश के संविधान में, और जैसा कि हम सभी अभी बताया मैंने कि विधायिका का कार्य होता है, तो वो तो होता ही है, क्योंकि जो विधायिका होती है वो तो वो कानून निर्माण करने के लिए उसे बनाया ही जाता है। लेकिन आधुनिक जो परिस्थितियां हैं, राज्य के जो लोक कल्याणकारी कार्य है, अब किसी भी राज्य का जो क्षेत्रफल और जनसंख्या जितनी बड़ी होगी उसके कार्य उतने ही ज़्यादा होंगे। तो राज्य के कार्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। जन कल्याण जो शब्द है ये बहुत माने व्यापक स्वरूप में उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, और इसलिए विधानमंडल जो होता है वो अपने आप को नीति के मुख्य लक्ष्यों तक ही हमेशा दिखाई देता है व्यवहार में, कि वो सीमित रखता है और बहुत सी चीज़ों को प्रशासन पे छोड़ देता है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रदत्त व्यवस्थापन वाला जो की व्यवस्था जो है वो प्रकाश में ही नहीं आती, वो लागू ही नहीं होती। लेकिन ऐसा होता है। और इस एक तो सबसे बड़ी बात कि जो विधायिका है उसकी बैठकें भी वो साल में 365 दिन या तो नहीं होती, उसकी तो कुछ निश्चित समय के लिए बैठक होती है। तो और इतना बड़ा देश है, अपने ही देश के रेफरेंस में इसको समझ लीजिए कि हमारे यहाँ संसद की बैठक कितनी बार होती है। तो
विधानमंडल जो है वो संवैधानिक रूप से तो नीति निर्माण की शक्ति उसके पास है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि में केवल और केवल विधायिका ही संविधान बनाती है, नीति बनाती है, ऐसा नहीं है। और इसलिए जो दूसरा उसका कह देंगे कि नीति निर्माण प्रक्रिया में जो शामिल है वो है एग्जीक्यूटिव। वैसे तो अब एग्जीक्यूटिव में एक चीज़ और है कि जैसे एग्जीक्यूटिव जो है इसमें अगर संसदीय व्यवस्था है तब तो संसदीय व्यवस्था में तो विधायिका और कार्यपालिका दोनों में बहुत समन्वय होता है। यही संसदीय व्यवस्था की पहचान भी है। और यही अगर अध्यक्षीय व्यवस्था होगी तो फिर वो तो राष्ट्रपति प्रणाली होगी और वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स की थियरी लागू होती है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अमेरिका जैसे इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो अगर संसदीय व्यवस्था होगी तो फिर तो वहाँ कार्यकारिणी का अर्थ ही होता है कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। और अगर अध्यक्षीय व्यवस्था होगी तो राष्ट्रपति, राजा, गवर्नर जनरल जो भी नाम हो वो अलग अलग नाम से हो सकते हैं। तो इसमें वो सर्वोच्च नीति निर्माण की संस्था होती है। अब मंत्रिमंडल का जो एक कार्य जो है वो नीतियों का निर्माण करना भी होता है। वो नीति बहुत तरह की हो सकती है, वो राजनीतिक हो सकती है, वो आर्थिक हो सकती है, विदेश संबंधी भी हो सकती है। तो इस तरह से नीति निर्माण करना ये खास तौर से संसदीय व्यवस्था में तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा, और अध्यक्षीय व्यवस्था में राष्ट्रपति के हाथों होता है। तो केवल हम ये नहीं कहेंगे, हाँ ऐसा कभी कभी होता है राष्ट्रपति व्यवस्था में कि कभी कभी वहाँ की जो विधायिका है, जैसे मान लो अमेरिका का उदाहरण दिया हमने, तो वहाँ पे जो कांग्रेस है वो कभी कभी अपना प्रभाव, और ख़ास तौर से जो सीनेट है, द्वितीय सदन, दुनिया का सबसे माने शक्तिशाली द्वितीय सदन है अमेरिका का जो सीनेट है, अपर हाउस, तो वो कभी कभी राष्ट्रपति द्वारा भेजे प्रस्ताव को रद्द कर सकती, वो हो सकता है। लेकिन फिर भी इन्वॉल्व होती है पॉलिसी मेकिंग में कार्यपालिका या कार्यकारिणी भी। तीसरा जो नंबर आता है वो है प्रशासनिक अभिकरणों का। प्रशासनिक अभिकरण नीति निर्माण विचारधारा के अनुसार अगर हम बात करें तो फिर वो तो विधायिका का ही काम होता है, प्रशासन का काम लागू करना होता है। लेकिन प्रशासनिक जब कार्यकारिणी भी उसमें इन्वॉल्व होती है तो फिर प्रशासन में आप देखेंगे कि जो उसकी संरचना होती है वो बहुत माने पद सोपानीय तरीके से, जो स्केलर सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। और प्रशासनिक अधिकारी नीतियों को लागू कराने का भी काम उनका होता है। तो वो सबसे पहली बात ये होती है कि विधायिका के पास तो नीति निर्माण करता भी अगर है प्रथम स्तर पर, तो वहाँ सब कुछ वो नहीं करता, माने नीति का विस्तार पूरी तरह वहाँ नहीं हो पाता। तो इसलिए भी वो कार्यकारिणी के पास भेज दिया जाता है, कार्यपालिका के पास। और एक कारण और है कि विधानमंडल के पास ना तो समय है और ना ही तत्संबंधी मंत्री जिस विभाग के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है उसको उतना नॉलेज ही है, ना वो विशेषज्ञ होता है अपने विषय का। तो इसलिए प्रशासनिक अधिकारी ही उस नीति को लागू करते हैं कि क्या समस्या है और किस तरह से उस आलोक में किस तरह की नीति बनाई जाए जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। और यहाँ पे जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पद सोपानी स्तरों पर होती है। तो इस तरह से कहाँ परिवर्तन हो, कहाँ नए तरह की चीज़ें ऐड की जाए, ये सब कुछ मतलब इसके द्वारा, ये जो एजेंसीज होती हैं इनके द्वारा होता है। और इसके बाद जो नंबर आता है, क्योंकि नौकरशाही जो है वो बहुत मतलब एक सुसंगठित और शक्तिशाली और एकीकृत व्यवस्था होती है प्रशासन में, तो उसका बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है नीतियों को बनाने में। तीसरा जुडिशरी को अगर हम कहें तो जुडिशरी में वैसे तो उसका काम है कि जो कानून का पालन ना करे तो उसको दंडित करना, लेकिन जुडिशरी में अमेरिका से जो व्यवस्था शुरू हुई थी न्यायिक पुनरावलोकन की, मार्वरी बनाम मेडिसन के बाद से जो एक नया, और वो भारत में भी है और दुनिया के और भी देशों में है, तो उस न्यायिक पुनरावलोकन का जो न्यायपालिका का अधिकार है
उसने नीति निर्माण में बहुत भूमिका अदा की है और यही वह शक्ति है जिसके द्वारा विधानमंडल और कार्यकारिणी द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनकी संवैधानिकता की पर विचार हो सकता है और अगर अनुकूल नहीं है तो अवैध भी घोषित कर सकती है। और इसीलिए अमेरिका का जो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है उसको थर्ड चैम्बर ऑफ कांग्रेस कहा जाता है। तो इस तरह से आर्थिक नीति निर्माण में भी इसने भूमिका निभाई है। सामाजिक न्याय के नाम पर बहुत सारे कानूनों का विकास किया है। तो कानून बनाने में, पॉलिसी मेकिंग में बड़ी सकारात्मक भूमिका जुडिशरी की भी है। इसके बाद हम अगर बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर सकते हैं। भाई अगर हम लोकतंत्र में हैं तो यहाँ तो पार्टी सिस्टम के आधार पर ही सरकारें बनती हैं और राजनीतिक दलों का नियंत्रण हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था राज्यों पर मतलब रहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो होगा ही। और इसीलिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं ये लोक नीति निर्माण की जो मशीनरी होती है उसके बहुत मेन पार्टिकल होते हैं। वो बहुत मेन मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। और इसलिए भी कि जैसे कि कोई भी राजनीतिक दल होगा तो उसकी अपना एक कार्यक्रम होगा, अपनी एक नीति होगी जिसे हम घोषणा पत्र कहते हैं। चुनाव में जो वो जनता के सामने कहते हैं और घोषणा पत्र में का मतलब यह है कि अगर उनकी सरकार बनी, उनके पार्टी की सरकार बनी तो उन घोषणा पत्र में जो कही गई जो बातें हैं, जो नीतियां हैं उसको वो लागू करवाएंगे। और जब विधायिका में बहुमत प्राप्त करके जो पार्टी आती है वही सरकार बनाती है तो उसके जो नेता हैं लोक नीति का निर्माण करते हैं और इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होती है। इसके बाद नंबर आता है दबाव समूहों का। दबाव समूह, हित समूह, इनका कोई मतलब इनकी कोई ऐसी अगर हम कहें कि औपचारिक रूप से कोई इनका स्ट्रक्चर है, संरचना हो, ऐसा नहीं होता है, लेकिन इनका कोई ना कोई अपना पर्सनल हित होता है। और पश्चिमी देशों में तो खास तौर से अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह में तो बहुत सारे ऐसे मजदूर संगठन है, किसान संगठन है, व्यापार संगठन है जो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं और सरकार और सरकारी अधिकारियों पर दबाव ऐसे डालते हैं कि वो ऐसा निर्णय करें, ऐसी नीति बनाए जो उनके हित में हो। और उसके लिए वो प्रचार, लॉबिंग, पत्र लिखना, ज्ञापन, ये सब बहुत सारे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। अब हम अगर बात करें इंडिविजुअल सिटीजन की तो सिटीजन्स भाई हम जब लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो वयस्क मताधिकार होगा उसमें। तो नागरिकों के हाथ में वो जो वोट का अधिकार है उसका प्रयोग करके नागरिक जो उस सरकार को चयन कर सकता है जो उसके हिसाब से लोक नीति बनाए। तो एक नीति निर्माण में सीधे तो कोई भूमिका, प्रत्यक्ष भूमिका तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से इसका भी असर होता है। सीधे इन्वॉल्व शब्द तो यहाँ हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन होता है। अब जो दूसरा इससे रिलेटेड चीज़ है वो ये है कि जो ये नीति निर्माण होती है इसमें किस चीज़ का मतलब इन्फ्लुएंस होता है या इसको प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वो क्या है। भाई नीति निर्माण होगा तो ऐसे ही तो ज़ीरो में होगा नहीं, कुछ किस ऐसे ही हो रहा है। भाई जिस पर नीतियों के बनाने का उत्तरदायित्व होता है तो उस पर क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो तो उस पॉलिटिकल सिस्टम का ही होता है जिसमें रह करके पॉलिसी मेकिंग हो रही है, और उस पर्यावरण का भी। अब उस पर्यावरण का मतलब यहाँ पर जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वहाँ जो आर्थिक स्थिति है, वहाँ का जो इतिहास है, वहाँ की शिक्षा, परंपरा, विश्वास, मूल्य, प्रतीक, मैथोलॉजी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जिसे हम भौतिक अभौतिक संस्कृति कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और इसलिए भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो नीति निर्माण का कार्य है इसमें जो नीति निर्माता होते हैं वो राजनीतिज्ञ तो बाद में होते हैं, एक सामाजिक प्राणी पहले होते हैं। कोई भी सरकारी अधिकारी है या नेता है
या मंत्री है तो वो समाज की उपज होता है, और सरकारी वो जिस पद पर है, नीति निर्माण करने के योग्य है, तो उससे पहले वो उस सामाजिक वातावरण में से पल्लवित पुष्पित या बड़ा हुआ होता है। तो बहुत हद तक वो सारी चीज़ें उसके निर्णयों को प्रभावित करती हैं। और इसीलिए जैसे आप ऐसे समझ लें कि एक पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था जो है उसमें जो सरकार की नीति होगी, वो उसकी जो नीतियां होंगी वो उस नीति से भिन्न होंगी जो एक समाजवादी या एक अविकसित अर्थव्यवस्था में बनाई गई सरकार की नीति होगी। तो इसलिए इनका भी बहुत असर पड़ता है। और नीतियों का निर्माण करते समय राष्ट्रीय हित तो सर्वोपरि होता है किसी भी राष्ट्र के लिए। इसके अतिरिक्त एक दूसरा असर जो होता है वो होता है बाह्य पर्यावरण। यानी कोई भी दुनिया में 200 से ज़्यादा संप्रभु राज्यों का अस्तित्व है, और कोई भी राज्य अकेले अपने सारे जितने भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको प्रतिपूर्ति उसकी नहीं कर सकता। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली देश है, वो एक दूसरे के साथ कहीं न कहीं उनकी पारस्परिक निर्भरता है। तो और उनके संबंध हैं, तो अपनी सुरक्षा तो है ही है, उसको तो ध्यान में रखना ही है। लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरे राष्ट्रों की जो नीतियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जिनका वो मेंबर है, उसके प्रति जो उसकी वचनबद्धता है, उसका जो कर्तव्य है, उसकी जो आंतरिक स्थिति है, इसको ध्यान में रखना होता है। और इसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कि अगर वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो जाए तो बहुत सी सरकारों को, सभी को कहीं ना कहीं अपनी वैदेशिक नीति में तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आंतरिक नीति में भी परिवर्तन करना पड़ता है। अब जैसे शीत युद्ध का या सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो द्विध्रुवीय व्यवस्था या बाइपोलर सिस्टम पूरी दुनिया में हो गया था, तो किस तरह से सरकारों को अपनी नीतियों में, राज्यों को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा था, ये इसका एक उदाहरण समझ सकते हैं। एक और जो चीज़ है वो है आइडियोलॉजी, यानी विचारधारा। विचारधारा जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। बहुत सारा जो BA1 के ही क्लास में जैसे ही आप पॉलिटिकल साइंस विषय लेते हैं तो फर्स्ट पेपर में ही पढ़ा दिया जाता है, बहुत सारे इज़्म पढ़ाए जाते हैं। जैसे एक उदारवाद, राष्ट्रवाद, फासीवाद, साम्यवाद, ये सब क्या हैं? ये सब विचारधाराएं हैं। ये सरकारों की नीतियों और कार्यों को प्रभावित करते हैं। यानी विचारधारा के आधार पर यह निश्चित होता है कि राज्य किन पद्धतियों को अपनाएगा, किन लक्ष्यों का अनुकरण करेगा। तो इस तरह से यह भी एक प्रभावित करने वाला बड़ा फैक्टर होता है। और इसके अलावा जो नेतृत्व होता है, पार्टी का नेतृत्व, राजनीतिक नेताओं का व्यक्तित्व, वह भी कहीं ना कहीं, और ख़ास तौर से जो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है उसमें जो प्रधानमंत्री है उसके विचार क्या है, उसकी कल्पना शक्ति क्या है, या फिर अध्यक्षीय व्यवस्था में राष्ट्रपति का, तो बहुत ज़्यादा असर दिखता है उस देश की कानून पे, उस देश के पॉलिसी मेकिंग पे बहुत ज़्यादा असर दिखता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके साथ ही साथ नौकरशाही, उसकी तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नीति निर्माण जो किसी सरकार का बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है, और वो एक लंबी प्रक्रिया है, और इसमें बहुत सारे संगठनों और बहुत सारे लोगों की भूमिका होती है, बहुत सारी चीज़ों का असर होता है, और तब जाकर के किसी एक पॉलिसी को बनाया जाता है। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।